वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। एक 30 रुपये का स्टॉक फार्मा का, उसमें एफआई ने अपना होल्डिंग 90% रखा है, जबकि एफआई कंटिन्यूसली आउटफ्लो कर रहे हैं इंडियन मार्केट से। लेकिन इस स्टॉक में, इस 30 रुपीज़ के फार्मा के स्टॉक में हमें देखने को मिल रहा है कि एफआई ने अपना होल्डिंग 19% से थोड़ा ज़्यादा बढ़ा लिया है। साथ ही साथ इस स्टॉक का अगर आप क्लाइंट बेस देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि रिलायंस या इंटास फार्मा जो है, ये एसआरएफ, ऐसे बड़े बड़े क्लाइंट बेस हमें इसके देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक छोटे से फार्मा स्टॉक में। तो ऐसे स्टॉक को स्टडी करना, ऐसे स्टॉक का एनालिसिस करना तो बनता है। तो आज हम यहाँ इस वीडियो में इसी स्टॉक का एनालिसिस करेंगे, जिसका स्टॉक प्राइस 30 रुपीज़ के आसपास है। 90% से ज़्यादा का इसमें एफआईएस का होल्डिंग है। साथ ही साथ टॉप कंपनी जो फार्मा और केमिकल्स के हैं वो हमें इसके क्लाइंट बेस में देखने को मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये स्टॉक करता क्या है। पहले अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो जो ये कंपनी है इनकॉर्पोरेटेड है तो 2008 में। कंपनी का मैन्युफैक्चरर है एपीआई का और फार्मास्यूटिकल्स आइटम का, और ये ट्रेड भी करती है केमिकल्स में और सॉल्वेंट्स में। अब एग्जैक्ट इसको समझने के लिए बिजनेस ओवरव्यू अगर हम देखें तो बिजनेस ओवरव्यू में कंपनी जॉब वर्क, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल आइटम्स, यानी जॉब वर्क, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल्स आइटम के साथ साथ ट्रेडिंग भी करती है केमिकल्स में और सॉल्वेंट्स में इंडिया में। अब यहाँ पे ये स्पेशलाइज्ड है होस्ट प्रोडक्ट्स में, फ्रॉम रॉक केमिकल्स एंड इंटरमीडिएट्स एंड एपीआई टू फिनिश फॉर्मुलेशन एंड फुल्ली इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल्स एंड केमिकल्स में। अब ये तो हो गया अब ओवरव्यू। अब यहाँ पे जैसे कि हमने देखा कि ये ट्रेडिंग करती है सिर्फ इंडिया में, सॉल्वेंट और ट्रेडिंग, तो हमें जियोग्राफिकल इसके प्रेजेंस को देखना ज़रूरी है, ताकि पता चले कि सिर्फ इंडियन मार्केट में इसका होल्ड है या फिर इंडिया के बाहर भी इस कंपनी का कुछ होल्ड देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम जियो पॉलिटिकल प्रेजेंस देखें तो डोमेस्टिक्स में महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड में इसका प्रेजेंस देखने को मिल रहा है। और ओवरसीज़ में देखिए तो यूके, ऑस्ट्रेलिया, उज़्बेकिस्तान, सीरिया, ओमान और ताइवान के साथ साथ मेना रीजन्स में भी ये कंपनी का प्रेजेंस देखने को मिल रहा है। यानी नेशनल और इंटरनेशनल दोनों में हमें कंपनी का प्रेजेंस देखने को मिलता है। अब ये कंपनी का प्रेजेंस दोनों में है, लेकिन हमें अगर इसके रेवेन्यू का अगर स्प्लिट पता ना हो तो हम कैसे क्या अंदाज़ा लगाए कि कंपनी डिपेंड है जियोपॉलिटिकली कहाँ पे, यानी इंडिया से या डोमेस्टिक से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है जियोपॉलिटिकल से, यानी इंडिया के बाहर से। क्योंकि अगर इंडिया के बाहर से, तो हम जानते ही है कि फ़िलहाल जैसी सिचुएशंस बनी हुई हैं इंडिया के बाहर, और उस हिसाब से कंपनी लॉसेस में जा रही है। तो यहाँ पे हमें जियोपॉलिटिकल रेवेन्यू स्प्लिट देखना ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एक्सपोर्ट है सिर्फ 8% का, डोमेस्टिक 92% का यहाँ पे कंपनी का देखने को मिल रहा है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि जो अभी ग्लोबली सिचुएशन है, वो ग्लोबल सिचुएशन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमें ये कंपनी पे देखने को नहीं मिल रहा है या नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका जो एक्सपोर्ट है ये कम है। ऐसा नहीं कि एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश नहीं है, एक्सपोर्ट पे काम चल रहा है, एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश है, लेकिन इंडियन मार्केट में इनका होल्ड बहुत अच्छा, यानी 92% का देखने को मिल रहा है। चलिए हम इसके फंडामेंटल्स देखते हैं ताकि हमें पता चले कि कंपनी फंडामेंटली कैसी है। सिर्फ 30 रुपये का स्टॉक है, फार्मा से बिलोंग करता है, क्लाइंट अच्छे हैं, दैट डजंट मीन कि ये स्टॉक को बाय करने के लिए इतना सफिशिएंट हो सकता है, या इसको कंसिडर करने के लिए भी इतना सफिशिएंट हो सकता है। सबसे पहले अगर हम मार्केट कैप की बात कर ले तो 728 करोड़ का मार्केट कैप है। बहुत छोटी सी कंपनी है, मिनी कैप या माइक्रो कैप की भी बोल सकते हैं आप इसको, क्योंकि मार्केट कैप अभी बहुत छोटा है। स्टॉक पीई की बात करें तो 34.3 का स्टॉक पीई है। सेक्टोरियल पी से कंपेयर करें तो ओवर वैल्यूड स्टॉक ये देखने को मिल रहा है। करंट स्टॉक प्राइस 30 रुपीज़ एंड 3 पैसे देखने को मिलता है। आरओसी जो है ये हमें यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रहा है। आरओसी यहाँ पे हमें 15.5 का देखने को मिलता है, आरओई 14.8 का देखने को मिल रहा है। और यहीं पे डिविडेंड कंपनी ने अब तक पे नहीं किया है, विच इज़ वन ऑफ द ड्रॉबैक और अ नेगेटिव फैक्टर फॉर द कंपनी, बिकॉज कंपनी इज़ प्रॉफिटेबल, स्टिल नॉट पेइंग डिविडेंड।
ये एक ओके वाला फैक्टर है, क्योंकि हर कंपनी डिविडेंड नहीं देती, कुछ कंपनियां डिविडेंड देती है, कुछ कंपनियां उसी पैसे को अपनी कंपनी के ग्रोथ में लगाती है, एक्सपांशन में लगाती है, और ताकि कंपनी की वैल्यू जनरेट हो पाए। फेस वैल्यू एक का है, यानी किसी भी तरीके का स्प्लिट का बेनिफिट आने वाले समय में हमें देखने को नहीं मिलेगा। डेप्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है 219 करोड़ का है, डेप्ट टू इक्विटी रेशो 1.56 का है, डेप्ट कंपनी पे ज़्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। करंट असेट 396 करोड़ के हैं, वहीं पे इन्वेंट्री कंपनी के पास 178 करोड़ की है। पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठता हुआ हमें नज़र आता है। अब हम देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेल्स जो है आप देख सकते हैं 464 करोड़, देन 505 करोड़ एंड 644 करोड़, यानी सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं कंपनी के। अगर हम वहीं पे नेट प्रॉफिट की बात करें 11 करोड़, 16 करोड़ एंड 19 करोड़, यानी प्रॉफिट भी हमें नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आफ्टर टैक्स की बात हो रही है, बहुत बड़े नंबर्स यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, कंपनी बहुत छोटी है। ये अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कंपनी ने 2013 में 10% का डिविडेंड दिया था, लेकिन उसके पहले और उसके बाद में डिविडेंड नहीं दिया हुआ है। वहीं पे अगर हम बैलेंस शीट की बात कर ले कंपनी के, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिजर्व्स जो है 88 करोड़, 107 करोड़ एंड 116 करोड़। रिजर्व्स कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। अब हम बोरोइंग को थोड़ा सा, जैसे कि मैंने बताया था 1.51% का बोरोइंग है, जो कि ज़्यादा है, तो उसको हम थोड़ा सा क्लियरिफाई करते हैं ताकि आपको पता चले कि बोरोइंग को कितना प्रेशर कंपनी पे देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग हम देखेंगे तो 31 करोड़ का है, कंपनी पे ज़्यादा ही है, ऐसे नहीं कि कम नहीं है, लेकिन कंपनी के जो टोटल असेट्स है वो करीबन 507 करोड़ के हैं। तो टोटल असेट्स के कंपैरिजन में लॉन्ग टर्म जो इसका बोरोइंग है ये कम देखने को मिलता है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग 185 करोड़ के देखने को मिल रहे हैं, जबकि इनके पास इन्वेंट्री जो है 178 करोड़ की है। तो हम ये बोल सकते हैं कि कंपनी को जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है इसको रीपे करने में मुश्किल नहीं होगी। शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो होता है ये एक आध साल के अंदर ही कंपनी रीपे करती है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो इन्वेंट्री को निकाल कर कंपनी अपना जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है इसको क्लियर कर सकती है। तो बोरोइंग वाला कंसर्न यहाँ पे जो है ये बहुत ज़्यादा कंसर्नेबल फैक्टर नहीं है, लेकिन ऑब्वियस है कंसिडरेबल फैक्टर डेफिनेटली है। अब हम आ जाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, जो कि शेयर होल्डिंग पैटर्न हर कंपनी का एक मेन फैक्टर है जहां से हमें पता चलता है कि कंपनी किस व्यू में जा रही है। सबसे पहले तो प्रमोटर का होल्डिंग 57.39% का है, विच इज़ गुड। प्रमोटर का होल्डिंग यानी प्रमोटर को खुद की कंपनी पे ट्रस्ट है, हम ये चीज़ बोल सकते हैं। वहीं पे एफआईएस का होल्डिंग आप देख सकते हैं 20.79% था सितंबर 2025 में, जो कि 19.78 हुआ, और 2026 मार्च में 19.95% यानी करीबन 20% का होल्डिंग एफआईएस ने होल्ड कर रखा है, जबकि एफआईएस इंडियन मार्केट से एग्जिट करते हुए नजर आ रहे हैं। और जून 2025 से 0.05% तक के हमें यहाँ पे गवर्नमेंट का होल्डिंग भी ऐड ऑन होता हुआ नजर आया है, विच इज़ वन ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर फॉर दिस कंपनी। पब्लिक का होल्डिंग 22.61% का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब ये तो हमने बात कर ली फंडामेंटली कंपनी को कैसी है, जो कि हमें अच्छी ग्रोइंग देखने को मिल रही है, बहुत स्ट्रांग नहीं, बहुत वीक नहीं, मिडल है, मार्केट कैप के हिसाब से ग्रोइंग है, लेकिन कंपनी है कौन सी। हम बात कर रहे थे अब तक सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की। सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड आप देख सकते हो 30 अप्रैल को भी 0.87% के तेज़ी में देखने को मिला। इसी कंपनी का अगर आप 5 दिन का डाटा देखेंगे तभी 1.5% की तेज़ी में, एक महीने में 19% से ज़्यादा की जो रिटर्न से इसने बना दिए हैं। 6 मंथ में भी 8% से ज़्यादा ये तेज़ी में ही देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर आप 1 साल की भी बात करेंगे तब भी आप देखेंगे कि 11% से ज़्यादा के तेज़ी में। अब ये तो हमने ईयर का देखा, अगर आप मैक्सिमम भी देखते हैं इसका 5 इयर्स का भी डाटा, तब भी 383% से ज़्यादा के रिटर्न्स ये 5 सालों में बना चुका है। और इसका चार्ट पैटर्न भी आप देखेंगे तो अपवर्ड मोमेंटम में देखने को मिलता है, लेकिन हाँ कंपनी ऑब्वियसली छोटी है तो करेक्शन भी आता ही है। वहीं पे आप इसका अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखेंगे
तो भी आपको ये इसी तरीके का देखने को मिलेगा। एक फ्लैट मोमेंटम के बाद 2015 से एक अच्छा हाई, फिर करेक्शन, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, आप देख सक रहे हो इसी तरीके से ये चार्ट चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो हम यहाँ पे ये जो सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, ये मोर देन 300% के रिटर्न्स क्यों बना चुका है ये तो हमने देख लिया। अब इसके कुछ पॉजिटिव और रिस्की फैक्टर देखना ज़रूरी है, तो चलिए हम वो भी स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम पॉजिटिव पॉइंट्स की बात कर ले कि सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज़ के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, सबसे पहला तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसके पॉजिटिव पॉइंट्स में जो स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ है, यानी कंपनी ने करीबन 69% का CAGR जो है ये प्रॉफिट ग्रोथ में हमें देखने को मिल रहा है लास्ट 5 सालों में, और ये शो करता है कि एक फास्ट एक्सपांशन फ्रेज हमें इस कंपनी में देखने को मिल रहा है, टिपिकल इन अ स्मॉल फार्मा कंपनीज के हिसाब से। अगर सेकेंड बात करें तो फार्मा प्लस केमिकल बिजनेस मिक्स है, यानी ये वर्क करता है API यानी एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स पे, फिनिश्ड फार्मा प्रोडक्ट्स पे और केमिकल और सॉल्वेंट ट्रेडिंग्स में। तो डाइवर्सिफिकेशन होने की वजह से जो एक सिंगल सेगमेंट का रिस्क होता है, डिपेंडेंसी रिस्क, वो यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है कंपनी का। उसके अलावा एक डिसेंट रिटर्न रेशो हमें एवरेज देखने को मिलता है, जैसे कि ROC हमने देखा 15% के आसपास है, और ROE जो है ये 14 से 15% के बीच में, तो बहुत एक्सेलेंट नहीं है पर एक्सेप्टेबल है फॉर अ स्मॉल कैप फार्मा कंपनी। इसके अलावा हम अगर इसका फोर्थ एक पॉजिटिव फैक्टर देखें तो ग्रोइंग रेवेन्यू स्केल है, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है सिग्निफिकेंटली, करीबन 1.9 बिलियन से लेके ₹5 बिलियन तक के। तो ये चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, विच इज़ इंडिकेट करता है कि बिजनेस का एक्सपांशन जो है ये डिमांड ग्रोथ पे अच्छा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक पांचवा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट या पॉजिटिव फैक्टर है कि मैनेजमेंट का प्रिसेप्शंस जो हैं ये एक एनालिसिस का गुड है, अच्छा है, और इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये स्टॉक कंसिडरेबल डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। लेकिन रिस्की पॉइंट है जो कि आपको डेफिनेटली समझने चाहिए। पहला तो ओवरवैल्यूड रिस्क है, पी यहाँ पे 30 से 45 के बीच में है, और सेक्टोरियल पी के कंपैरिजन में 5x का एक्सपेंसेस और असेट्स देखने को मिलते हैं। स्टॉक बहुत चीप पे नहीं है, लेकिन डाउनसाइड पॉसिबिलिटी इसमें देखने को मिल रही है। सेकेंड तो वीक बिजनेस मोट है, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है, और इस वजह से भी इजीली रिप्लेसेबल बिजनेस यहाँ पे ये देखने को मिल सकता है अगर कंपनी बराबर से काम नहीं कर रही है तो। और तीसरा यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है लो मार्जिन है, और सबसे बड़ा बिग रेड फ्लैग यही है कि लो मार्जिन है। नेट मार्जिन जो है ये करीबन 3% का है, बहुत लो है, और ये इंडिकेट करता है कि वीक प्राइसिंग पावर और हाई कॉम्पिटिशन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। फोर्थ हमें एक रिस्क देखने को मिलता है वर्किंग कैपिटल इशू है, यानी हाई रिसीवेबल और इन्वेंट्री है। डेप्टर डेज जो है ये 92 से 116 पे हमें देखने को मिल रहे हैं, तो कैश जो है स्टक होने का और लिक्विडिटी रिस्क यहाँ पे बनता है स्टॉक में। एक और है 5th नंबर का रिस्की पॉइंट कि ये स्टॉक ने कभी भी डिविडेंड नहीं दिया है, एक बार दिया था, और इनकम होते हुए डिविडेंड नहीं देना है ना, इन्वेस्टर का बेनिफिट देखने को नहीं मिल रहा है। 6th यहाँ पे रिस्की पॉइंट ये भी देखने को मिलता है हमें कि एक स्मॉल स्केल कंपनी है और लो स्टेबिलिटी, हाई वोलेटिलिटी और लिमिटेड इंस्टीट्यूशनल का ट्रस्ट यहाँ पर है। इसके अलावा वीक फाइनेंशियल क्वार्टर का सिग्नल भी हमें देखने को मिला था। ग्रोथ इज इक्वल टू पुअर, क्वालिटी इज इक्वल टू पुअर, प्राइस इज इक्वल टू एक्सपेंसिव। तो यहाँ पे फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, लॉन्ग टर्म कंपाउंडर के हिसाब से हमें बेटर इसके फंडामेंटल्स देखने को मिलते हैं। हाई रिस्क इन्वेस्टर अगर आप हैं तो डेफिनेटली स्मॉल कैप का टर्नओवर बीट करते हुए स्ट्रॉन्ग टर्म मोमेंटम, शॉर्ट टर्म मोमेंटम के साथ आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। एक सेफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का अगर आपका कंसिडरेशन है तो वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से या बिगनर्स जो हाई रिस्क लेना चाहते हैं वो डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, इसकी स्टडी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आपको ये डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। शॉर्ट टर्म का विजन है तो इसको स्टडी कर आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज। आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन हियर, नाइदर बाय नॉर सेल। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन इज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक्स फॉर